हेलो एवरीवन। एक बार कंफर्म कर देना यार, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही, एक बार ही देख लेना ना। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। वॉइस क्लियर आ रही है, एक बार बता दो मेरे को। ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग भाई। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो एक बार बता देंगे मेरे को। वॉइस क्लियर आ रही है? ओके। तो कल हम कर रहे थे, कल हमने बात की थी बॉन्डिंग्स की बात की थी, उसके अलावा कोहेसिव एनर्जी, लैटिस एनर्जी की हमने बात की थी। तो आज फिर लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे, कल हम पढ़ रहे थे फोनोन्स वाला, और आज हमें पढ़ना है जो इनके अलग अलग स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूला होते हैं वो हमें पढ़ने हैं। तो एज आई सेड इन यस्टरडे क्लास, कल की क्लास में मैंने कहा था कि आज का लास्ट लेक्चर होगा, तो आज लास्ट लेक्चर होगा सॉलिड स्टेट का। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्री जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में पहले कल जो हमने पढ़ा था उसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है द म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी V of two particles depends on their spatial separation as follow. V equals to A over R square minus B over R, A greater than 0 और B greater than 0. For what separation are the particles in static equilibrium. क्वेश्चन आया था BHU 2012 में। ऑप्शंस हमें दिए हैं, ऑप्शन ए ओवर बी, ऑप्शन बी हमें दिया है A ओवर 2B, ऑप्शन सी हमें दिया है A स्क्वायर ओवर B, और ऑप्शन डी हमें दिया है 2A ओवर B। तो यहां पर हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी दी है तो हमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकाले। स्टैटिक का मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो, तो उसके लिए सीधी सी बात है, इसको डिफरेंशिएट करोगे और डिफरेंशिएट करने के बाद इसको जीरो के बराबर करोगे, यानी कि आपको फोर्स को जीरो करना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा माइनस dV ओवर dr। तो आप क्या लिखोगे? माइनस dV ओवर dr लिखोगे, तो माइनस तो खत्म हो जाएगा और इसको किसके बराबर करना है? जीरो। तो कुल मिला के आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा? सबसे पहले तो यहाँ बनेगा 2A ओवर आर क्यूब, और यहाँ बनेगा प्लस B ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0।
बी ओवर आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बराबर के उधर लेके जाओ तो ये बनेगा 2a ओवर आर क्यूब इक्वल्स टू बी ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ ये कट गया, हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2a ओवर बी। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। चेक करो यही आंसर आ रहा है क्या, डी आंसर आ रहा है क्या, डी। यार क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली बैच तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम लेना चाहो तो मैं उसमें डिस्काउंट कर दूंगा तुम लोगों के लिए। लेना चाहो तो, अगर तुम्हें लेना है तो उसको मैं तुम्हें हाफ में दे दूंगा, मतलब बाकी तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें लेना हो तो लो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। आंसर आ गया 2a अपॉन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द origin of वंडर वॉल, द origin of वंडर वॉल्स इंट्रक्शन, वंडर वॉल इंट्रक्शन इन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल इज। ऑप्शन ए है न्यूक्लियर, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक, ऑप्शन सी है आइकॉनिक, और ऑप्शन डी है फ्लक्चुएटिंग डाइपोल। फ्लक्चुएटिंग डाइपोलर, फ्लक्चुएटिंग डाइपोलर। ये क्वेश्चन आया था BHU 2015 में। कल हमने बात की थी कि कौन सा जो इंट्रैक्शन फोर्स है वो किसके कारण आ रहा है। तो परमानेंट डाइपोल के कारण एक आया था, एक आया था वीक इंट्रैक्शन की वजह से। तो ये किसके कारण आएगा, क्या आंसर आएगा। कल मैंने बताया भी था आपको कि जो वंडरवॉल इंट्रैक्शन है उसमें कौन सा डाइपोल मोमेंट आता है, वंडरवॉल इंट्रैक्शन में कौन सा डाइपोल मोमेंट आता है। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आता है ना, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, फ्लक्चुएटिंग डाइपोल मोमेंट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, डी, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, फ्लक्चुएटिंग डाइपोल मोमेंट। है ना, तो आंसर हो जाएगा इसका फ्लक्चुएटिंग डाइपोलर। फ्लक्चुएटिंग डाइपोलर मतलब जो इंड्यूस्ड है, प्रेरित है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट मतलब वो खुद के मॉलिक्यूल्स की वजह से, ये इंड्यूस्ड हो क्या रहा है, दैट इज नोन एज फ्लक्चुएटिंग डाइपोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is correct option for, करेक्ट ऑप्शन फॉर, कौन सा मोमेंट था वो, क्रिस्टल मोमेंट, क्रिस्टल मोमेंटम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर क्रिस्टल मोमेंटम। ऑप्शन ए है एच के, ऑप्शन बी है एच कट के, ऑप्शन सी है एच ओमेगा, और ऑप्शन डी है एच कट ओमेगा। क्या ऑप्शन आएगा, HCU 2012।
क्रिस्टल मोमेंटम की बात हो रही है, क्रिस्टल मोमेंटम। क्या आंसर आ जाएगा? एच कट ओमेगा थोड़ी आएगा यार, बी ऑप्शन आएगा, एच कट के। एच कट के आएगा ना ये, और ये के वेक्टर में होता है, वेव प्रोपोगेशन वेक्टर। एच कट ओमेगा लिखोगे तो ये तो एनर्जी बन रही है, एनर्जी। अगर एच कट ओमेगा लिखोगे तो एच कट ओमेगा इज वैल्यू ऑफ एनर्जी। ये है एनर्जी ऑफ फोनोन या एनर्जी ऑफ फोटोन, और ये है मोमेंटम, ये है मोमेंटम। ऑप्शन आएगा बी, यहां पर ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग statistics is obeyed, which one of the following statistics obeyed by फोनोन? फोनोन इनमें से कौन सी स्टैटिस्टिक्स को ओबे करता है? ऑप्शन ए है एफ डी स्टैटिस्टिक्स, मतलब फर्मी ड्राइक स्टैटिस्टिक्स। ऑप्शन बी है बीई स्टैटिस्टिक्स, मतलब बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। ऑप्शन सी है एमबी स्टैटिस्टिक्स, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स इज ओबेड बाय फोनोन? फोनोन इनमें से कौन सी स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है? ऑप्शन ए है एफ डी स्टैटिस्टिक्स, ऑप्शन बी है बीई स्टैटिस्टिक्स, ऑप्शन सी है एमबी स्टैटिस्टिक्स, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। कल बताया था मैंने तुम्हें, क्या ऑप्शन आ जाएगा? बी। ठीक है, विच ऑप्शन? बी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ, बीई स्टैटिस्टिक्स, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। स्पिन ऑफ फोनोन इज, स्पिन ऑफ फोनोन इज, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है एच कट, एन एच कट, सॉरी एन एच कट, 1/2 एच कट, ऑप्शन सी है 2 एच कट, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। स्पिन ऑफ फोनोन, फोनोन का स्पिन कितना होता है? बताओ क्या आंसर आएगा? ए। क्या आंसर आएगा? ए, 0। क्या आंसर आएगा? ए आएगा, 0 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6। अ प्रोसेस, a process in which, a process in which frequency of incident photon, frequency of incident photon is equal to frequency of scattered photon, frequency of scattered photon,
frequency of scattered photon is known as. ऑप्शन ए है अमक्लैप प्रोसेस या यू प्रोसेस भी बोलते हैं इसको। ऑप्शन बी है एन प्रोसेस। ऑप्शन सी है ब्रैग प्रोसेस और ऑप्शन डी है नन। क्या ऑप्शन आएगा? A process in which frequency of incident photon is equal to frequency of scattered photon is known as. हाँ भाई, क्या आंसर आएगा इसका? बताओ भाई। बी। इसका आंसर क्या आएगा? बी, नॉर्मल प्रोसेस। एन प्रोसेस का मतलब क्या होता है? नॉर्मल प्रोसेस। नॉर्मल प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है? वो प्रोसेस जिसमें इंसिडेंट फोटोन की जो फ्रिक्वेंसी है और जो स्कैटर्ड फोटोन की फ्रिक्वेंसी है दोनों सेम रहे, उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल प्रोसेस या एन प्रोसेस। यहां पर एक प्रोसेस लिखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं यू क्लैम्प प्रोसेस, अनक्लैम्प प्रोसेस या यू क्लैम्प प्रोसेस भी इसको नाम दिया जाता है, यू क्लैम्प प्रोसेस। तो ये प्रोसेस क्या होता है वो सुनो। अब मैं आपको बता रहा हूं यू क्लैप प्रोसेस क्या होता है। यू क्लैप प्रोसेस, देखो यू क्लैप प्रोसेस क्या होता है कि जब किसी इंसिडेंट फोटोन की इनइलास्टिक स्कैटरिंग कराई जाती है ना। व्हेन अ फोटोन in a inelastic scattering of photon with crystal in a inelastic scattering of photon with crystal, inelastic scattering of photon with crystal, ठीक है। फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन the frequency of the incident photon changes, the frequency of incident photon changes, the frequency of incident photon changes and a new photon is emit or absorb with a phonon. This process is known as यू क्लैप प्रोसेस। एम साइलेंट रहता है, इसको बोलते हैं यू क्लैप प्रोसेस। यू क्लैप प्रोसेस। मैंने कहा कि इनइलास्टिक स्कैटरिंग हो रही है फोटोन की क्रिस्टल के साथ, तो फोटोन का जो हम जो डायग्राम बनाते हैं वे जो उसको हम शो करते हैं, तो वो फोटोन को हम कैसे शो करते हैं? ऐसे शो करते हैं। तो इसके दो केस पॉसिबल है। पहला केस है कि जिसमें एमिट हो रहा है। एमिट क्या हो रहा है? फोटोन एमिट हो रहा है विद किसके? फोनोन के। तो ये कोई क्रिस्टल है, यहां पर आकर ये टकराई है। ये कौन टकराया है? फोटोन टकराया है। और इस फोटोन का जो वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, वेव प्रोपोगेशन वेक्टर है, वो के है। ये स्मॉल के है, स्मॉल के। अब ये जब यहां से टकराएगा तो एमिट होने का मतलब एक और फोटोन निकल गया, तो फोटोन ऐसे निकल गया।
ये फोटोन निकल गया और एक निकल गया फोनोन। तो फोनोन को हम कैसे शो करते हैं, ऐसे शो करते हैं, ये फोनोन निकल गया। तो यहां पर ये स्कैटर्ड फोटोन है, ये कौन सा है, इंसिडेंट फोटोन, ये कौन सा है, स्कैटर्ड फोटोन, स्कैटर्ड फोटोन। और इस स्कैटर्ड फोटोन का जो वेव प्रोपगेशन वेक्टर है वो है के डैश प्राइम। इसी तरह से ये निकल गया फोनोन, ये क्या निकल गया, फोनोन। और फोनोन का जो वेव प्रोपगेशन वेक्टर है वो है कैपिटल के। तो अब हम लगाएंगे कंजर्वेशन लॉ। क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन लॉ। कंजर्वेशन लॉ का मतलब है जितना अंदर आ रहा है वो सब बराबर होगा जितना बाहर जा रहा है। कंजर्वेशन लॉ का मतलब है कि इस पॉइंट पर जितना एंटरिंग है वो बराबर होना चाहिए किसके, आउटगोइंग के। मेरा कहने का मतलब है अंदर कौन आ रहा है, के प्राइम, ये स्मॉल के प्राइम के, तो ये बराबर होना चाहिए किसके, कैपिटल के प्राइम के, स्मॉल के प्राइम के प्लस कैपिटल के, इसके इक्वल होना चाहिए, है ना। अब ये तो वेव प्रोपगेशन वेक्टर है, इसको हमें मोमेंटम बनाना है। जब हमने वेक्टर की बात की थी, ब्रैग्स डिफ्रैक्शन की बात की थी, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल लैटिस और इंट्रोड्यूस होगा। क्या इंट्रोड्यूस होगा, रेसिप्रोकल लैटिस। तो रेसिप्रोकल लैटिस भी अगर यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दें तो यहाँ पर और क्या जुड़ जाएगा, जी। जी क्या हो गया, रेसिप्रोकल लैटिस। अब यहाँ पर ये इंसिडेंट हो गया, ये दोनों क्या हो गए, एमिट हो गए, है ना, ये दोनों क्या हो गए, एमिट हो गए। एक मिनट रुकना, के प्लस जी, हाँ इसको के प्लस जी लिखोगे। तो यहां पर अब मेरे को और क्या चाहिए, इसको बैलेंस, इसको मेरे को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए मैं कैसे लिखूंगा, ये सबसे पहले तो मैंने वेव प्रोपगेशन वेक्टर को लिख दिया। अब मेरे को रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को ऐड करना है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को, और उसको हम किससे शो करते हैं, जी से। तो उसको मैं किधर की साइड ऐड करूंगा, ये है इंसिडेंट, ये है इंसिडेंट, और ये वाला जो है ये कौन सा है, स्कैटर्ड है, ये कौन सा है, स्कैटर्ड। तो मैंने इक्वेशन लिखी, अब इक्वेशन कैसे लिखी, जी प्लस के, मैंने क्या लिखा, एक मिनट रुकना, इसको लिखा मैंने जी प्लस के। इसके लिए आपको पहले वो वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। वी नो दैट, वी नो दैट फ्रॉम फ्रॉम ब्रैग्स इक्वेशन, ब्रैग्स इक्वेशन, ब्रैग इक्वेशन से हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं ब्रैग इक्वेशन से स्मॉल के वेक्टर इक्वल्स टू के प्लस जी, है ना। ये हमने पढ़ा था किसमें, ब्रैग्स इक्वेशन के केस में पढ़ा था। तो ब्रैग्स इक्वेशन के केस में जब हमने ये पढ़ा था तो हमारे पास ये जो वैल्यू है के प्राइम प्लस के, ये तो कौन सा हो गया, स्कैटर्ड, और ये केस किसका हो गया, फोनोन का। और इंसिडेंट फोटोन कितना हो गया, के, है ना, इंसिडेंट फोटोन कितना हो गया, के हो गया। तो इंसिडेंट फोटोन ये हो गया। तो यहाँ पर अब इसको अगर मैं मोमेंटम के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको मोमेंटम के फॉर्म में हमने कैसे लिखा था, इसको लिखा था एच कट के प्राइम, और इसको लिखा था एच कट के, और इसको लिखा था एच जी। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है। देखो भैया, अब हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। डायग्राम मेरे पास है, ये इंसिडेंट का बना रहा हूँ पहले मैं। तो ये इस तरह से इंसिडेंट फोटोन है, यहाँ पर आया, इसका वेव प्रोपगेशन वेक्टर है के, और ये है के प्राइम, ये है स्कैटर्ड, और ये है कौन सा, फोनोन है, ये फोनोन है, और फोनोन का कितना है, कैपिटल के। तो ये जो स्मॉल के है, इस स्मॉल के को हमने किसके इक्वल लिखा, के प्राइम वेक्टर प्लस जी वेक्टर, सॉरी के वेक्टर प्लस के वेक्टर, इसके इक्वल लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है, उसको हम किसके साथ ऐड करेंगे, इंसिडेंट के साथ ऐड करेंगे। ये ध्यान रखना कि किसके साथ ऐड करना है, इंसिडेंट के साथ। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या बनाएंगे,
इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या बना दूंगा, इसको बनाऊंगा G प्लस के, और यहां लिख दूंगा इंसिडेंट, यहां लिख दूंगा इंसिडेंट, और यहां क्या लिख दूंगा के प्राइम प्लस के, और ये के प्राइम कौन सा है, ये है स्कैटर्ड। अब हमें बनाना है मोमेंटम। मोमेंटम बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एच कट से। तो ये बन जाएगा एच कट जी प्लस के प्राइम के, सॉरी एच कट के, एच कट के इक्वल्स टू एच कट के और एच कैपिटल के। तो ये हमारे पास हो जाएगा एमिशन के लिए। ये हो रहा है जब फोटोन का क्या हो रहा है, एमिशन हो रहा है। इसी तरह से एक कंडीशन बनेगी एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन की कंडीशन क्या बनेगी, ये फोटोन आया, ये फोटोन आ गया, यहाँ पर फोनोन भी आ रहा है। पहले फोनोन बाहर निकल रहा था, फोनोन अंदर आ रहा है, फोनोन, ये फोनोन हो गया, और ये स्कैटर्ड फोटोन है, ये स्कैटर्ड फोटोन है जो बाहर जा रहा है। तो ये हो गया के प्राइम, ये हो गया के, और ये हो गया कैपिटल के। अब इसकी डायरेक्शन देखो, ये है फोनोन, ये है स्कैटर्ड फोटोन, और ये है इंसिडेंट फोटोन। हाँ एच कट होगा, एच कट, एच कट। तो यहां क्या लिखेंगे, देखो यहां पर ये दोनों अंदर आ रहे हैं और ये बाहर जा रहा है, तो बैलेंस की इक्वेशन क्या बनेगी, कंजर्वेशन लॉ से ये लिखा जाएगा के प्राइम स्कैटर्ड इक्वल्स टू के इंसिडेंट प्लस कैपिटल के, ये फोनोन का हो गया। अब जिस साइड इंसिडेंट है उसी साइड आपको ऐड कराना पड़ेगा किसको, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को। तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कौन सा है, जी। अब मोमेंटम बनाने के लिए क्या करोगे, इसको एच कट से मल्टीप्लाई कर दो, तो एच कट के प्राइम इक्वल्स टू हो जाएगा एच कट के और प्लस एच कट के प्लस एच कट जी, एच कट जी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी दोनों केस में। तो ये कौन से केस की हो गई, एब्जॉर्प्शन, और ये कौन से केस की हो गई, एमिशन की। और इस पूरी प्रोसेस को हम नाम देते हैं यू क्लैप प्रोसेस। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, यू एम क्लैप प्रोसेस। क्लियर है। ये प्रोसेस कंप्लीट होता है जब इसमें ब्रैग रिफ्लेक्शन लॉ लगता है, मतलब जो ब्रैग का रेसिप्रोकल वेक्टर वाला कंसेप्ट है वो भी यहां पर अप्लाई होता है, तो ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, अदरवाइज ये कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आओ। हम बात कर लेते हैं अब स्पेसिफिक हीट की। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, स्पेसिफिक हीट्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड की स्पेसिफिक हीट। हम ये जानते हैं गैसेस के लिए 2 मोलर स्पेसिफिक हीट होती है। फॉर गैसेस देर आर 2 मोलर स्पेसिफिक हीट्स, मोलर स्पेसिफिक हीट्स। एक को हम लिखते हैं सीपी, सीपी यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसकी वैल्यू को हम लिखते हैं डी क्यू अपॉन डी टी, कॉन्स्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर सॉरी। और एक को हम लिखते हैं सीवी, सीवी होती है डी यू अपॉन डी टी, यानी कि स्पेसिफिक हीट, या डी क्यू भी लिख सकते हो आप इसको, डी क्यू अपॉन डी टी और वी। ये होती है स्पेसिफिक हीट
एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये कौन सी स्पेसिफिक हीट है? मोलर स्पेसिफिक हीट है। मोलर का मतलब है कि इसमें मोल नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो ये गैसेस के लिए है। पर जब हम बात करते हैं किसके लिए? सॉलिड्स के लिए। तो लो टेम्परेचर पर सॉलिड्स के लिए जो उसका वॉल्यूम है उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंशन नहीं होता, वॉल्यूम में चेंज नहीं होता। इसका मतलब जो उसका वॉल्यूम है वो कांस्टेंट हो जाता है। और वॉल्यूम अगर उसका कांस्टेंट हो गया तो वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर हो जाता है? जीरो के, है ना। चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर हो जाता है? जीरो के। और चेंज इन वॉल्यूम अगर उसका जीरो के इक्वल हो जाता है तो डी क्यू बराबर हो जाता है किसके? डी यू के। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। तो फॉर सॉलिड्स एट लो टेम्परेचर एक्सपेंशन इन वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। एक्सपेंशन इन वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। वॉल्यूम जो है उसमें जो चेंज है ना के बराबर होता है, वो ना के बराबर है तो डीवी की वैल्यू कितनी हो जाती है? जीरो। और अगर डीवी की वैल्यू जीरो हो गई तो डेल क्यू किसके बराबर हो जाता है? डी यू। डेल क्यू का मतलब क्या है? हीट। और डी यू का मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सीवी है, सीवी सॉलिड्स के लिए ये जो सीवी है ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है डी यू ओवर डी टी एट वी कांस्टेंट वॉल्यूम। हालांकि ये गैस के लिए भी लिखते हो, गैस के लिए भी फिर स्पेशल कंडीशन लगाते हो, नॉन फ्लो प्रोसेस और फ्लो प्रोसेस, वो अलग अलग कहानियां लगती हैं। तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू हो जाती है सॉलिड्स के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर कितनी हो जाती है? डी यू अपॉन डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आपको पता भी होगा। और जहां ये यू है इसका मतलब क्या है? इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है? इंटरनल एनर्जी। तो एक हीट तो ये हो गई जिसको हमने कहा स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट जो है वो रिलेटेड होती है टेम्परेचर चेंज से। सेंसिबल हीट होती है एक चीज, और एक होती है कौन सी हीट होती है? लेटेंट हीट। तो यहां पर हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, एक हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट और एक मैं बात करूंगा लेटिस हीट। किसकी बात करूंगा? लेटिस हीट। ठीक है। तो अब ये तो हो गई स्पेसिफिक हीट की बात। तो सॉलिड की स्पेसिफिक हीट जो हो गई वो हो गई सीवी, और सीवी किसके बराबर है? डी यू अपॉन डी टी और वी। फिर मैं बात करूंगा लेटिस हीट कैपेसिटी। लेटिस हीट कैपेसिटी, लेटिस हीट कैपेसिटी। लेटिस हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि जो लेटिस है सॉलिड में, जो उसकी इंटरनल एनर्जी है वो दो तरीके से चेंज की जा सकती है, या दो तरह से चेंज होती है। पहला तो कैसे? जो एटम्स होते हैं, सॉलिड किससे मिलकर बना है? एटम्स से, एटम और मॉलिक्यूल से। तो जब सॉलिड्स के जो एटम है, सॉलिड के जो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है, अपनी जगह पर पड़े पड़े जब फ्री वाइब्रेशन करते हैं, तो वाइब्रेशन करने के कारण उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है या उसकी जो ओवरऑल एनर्जी है उसके अंदर क्या होते हैं? चेंजेस आते हैं। तो चेंजेस आते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है? चेंज होती है, पहला। दूसरा तरीका ये होता है कि हायर एनर्जी स्टेट पे, है ना, जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेशन स्टेट में जाता है, यानी कि हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, एज इन मेटल्स और सेमीकंडक्टर, तो वहां पर थर्मल एनर्जी के कारण, थर्मल एक्साइटेशन के कारण भी उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होती है? चेंज होती है। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ सॉलिड, इंटरनल एनर्जी ऑफ सॉलिड कैन बी चेंज बाय टू वेज। पहला है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स एट देयर मीन पोजीशन, एट देयर मीन पोजीशन। दूसरा, ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन, ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट एज इन मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर, जैसा कि मेटल्स और सेमीकंडक्टर में होता है। तो ये दो कारण है जिसके कारण से उसकी जो
इंटरनल एनर्जी है वो चेंज हो सकती है। तो लैटिस वाइब्रेशन कल मैंने आपको समझाया था क्या होता है। तो इस लैटिस वाइब्रेशन के कारण जो कैपेसिटी आएगी हीट की उसको हम कहेंगे लैटिस हीट कैपेसिटी। और ये जो लैटिस हीट कैपेसिटी की वजह से जो इंटरनल एनर्जी है उसको हम कैसे शो करेंगे, उसको हम शो करेंगे यू से, और ये बनेगा यू लैटिस प्लस, और दूसरे को क्या हम कहेंगे यू एक्साइटेशन। तो लैटिस वाली तो कौन सी है, जो ये है लैटिस वाइब्रेशन के कारण, ये तो है ड्यू टू वाइब्रेशन, ये तो है ड्यू टू वाइब्रेशन, और ये है ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन, ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन। तो जो कुल इंटरनल एनर्जी है वो इन दो इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो गई, यू लैटिस प्लस यू एक्साइटेशन, यू लैटिस प्लस यू एक्साइटेशन। अब हमने यहां पर पढ़ा कि जो सीवी है, सीवी किसके बराबर है, डी यू अपॉन डी टी। तो वी नो दैट सीवी इज इक्वल्स टू, वो किसके बराबर है, डी यू अपॉन डी टी, और कब है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो यू की जगह अगर मैं ये वैल्यू डाल देता हूं तो क्या लिखा जाएगा, डी अपॉन डी टी, यहां लिखूंगा मैं यू लैटिस, और प्लस यहां लिखूंगा डी यू अपॉन डी टी, यहां क्या लिख दूंगा, यू एक्साइटेशन। ठीक है, यहां क्या लिख दूंगा, यू एक्साइटेशन। तो ये जो हीट कैपेसिटी बनेगी, ये जो हीट कैपेसिटी बनेगी, नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं, तो ये बन जाएगा, अब सीवी जो है वो क्या बन जाएगा, सी। तो यहां जो मैंने लिखा ये वाला डी यू लैटिस अपॉन डी टी, इसको हम बोलेंगे सी लैटिस, इसको बोलेंगे हम सी लैटिस। और जो ये मैंने लिखा डी यू एक्साइटेशन अपॉन डी टी, इसको हम बोलेंगे सी एक्साइटेशन, सी एक्साइटेशन। ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे, सी एक्साइटेशन। तो हमारी कुल स्पेसिफिक हीट जो है वो किसके बराबर हो गई, लैटिस हीट कैपेसिटी प्लस एक्साइटेशन हीट कैपेसिटी, या थर्मल एक्साइटेशन हीट कैपेसिटी। नाउ इफ वी अज्यूम, assume that there is no free electron, in solid। तो अगर सॉलिड के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उस केस में सी एक्साइटेशन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि सी एक्साइटेशन जो है वो किसके कारण है, वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण है। और जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ट्रांसफर नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा तो सी एक्साइटेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो इन दैट केस जो सीवी है वो किसके बराबर हो जाएगा, सी लैटिस। सीवी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, सी लैटिस। क्लियर है यहां तक। यहां तक क्लियर है। तो ये तो बात हो गई स्पेसिफिक हीट की। अब ये स्पेसिफिक हीट की अलग अलग वैल्यू दी, तीन साइंटिस्ट थे, एक था ड्यूलोंग पैटी, एक थे आइंस्टीन, और एक थे डिबाई। इन तीनों ने जो स्पेसिफिक हीट है इनकी अपनी अपनी तरह से वैल्यू दी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्यूलोंग पैटी। तो ड्यूलोंग पैटी लॉ, ड्यूलोंग एंड पैटीज लॉ, ड्यूलोंग एंड पैटिज लॉ। तो सबसे पहली चीज तो क्या है, ये ड्यूलोंग पैटी लॉ जो लॉ है ये बेस्ड है क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स पर, है ना। इट इज बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स, या क्लासिकल मैकेनिक्स ऐसा भी बोल सकते हो आप। ये बेस्ड है क्लासिकल थ्योरी के ऊपर। ठीक, सेकंड चीज, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंगली एक जो पॉइंट पार्टिकल होता है उसकी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होती, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होती तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी
a point particle does not have any structure, hence it has 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3 होती है। अब अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी है वो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास इक्वल जाती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, each degree of freedom has energy 1/2 kT। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास जो एनर्जी होती है कितनी होती है? 1/2 kT। कितनी एनर्जी होती है? 1/2 kT। दो चीजें हो गई। पहली चीज क्या हुई? पहली चीज ये आई कि ये जो थ्योरी है बेस्ड है क्लासिकल मैकेनिक्स पर या क्लासिकल थ्योरी पर। दूसरी चीज ये आई कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी जो क्लासिकल थ्योरी होती है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर एक पॉइंट पार्टिकल की कोई शेप नहीं होती, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। तो जो इक्विपार्टीशन एनर्जी लॉ है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी है, वो ये कहता है कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास जो एनर्जी होती है उसकी वैल्यू होती है ½ kT, जहां k क्या होता है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और t होता है टेम्परेचर। तीसरी चीज ये है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, ये लैटिस है, तो ड्यूलोंग पैटी ने ये माना कि ये जो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है अपनी जगह पर पड़े हुए इंडिविजुअली वाइब्रेट कर रहे हैं, इंडिविजुअली ये वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन या एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम कर रहे हैं। और एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह अगर काम कर रहे हैं तो इनके पास एक काइनेटिक एनर्जी भी है, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है? ½ kT के बराबर है ना। तो ही अज्यूम दैट एटम्स और molecules vibrate at their mean position individually। यहां पर ये जो वर्ड है इसको आप हाईलाइट कर लेना, इंडिविजुअली, पोजीशन इंडिविजुअली। सो इट एक्ट्स लाइक अ ऑसिलेटर, a harmonic oscillator which has kinetic energy ½ kT, जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ½ kT है। तो इस एटम के पास, एक एटम के पास कुल एनर्जी कितनी हो गई? तो एटम हैज टोटल एनर्जी जो एटम के पास है वो हो जाएगी ½ kT प्लस ½ kT, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी आ गई? ऊपर वाली ½ kT, और ये भी कितना हो गया? ½ kT। तो टोटल कितना हो गया? kT। तो ये टोटल एनर्जी हो गई एक एटम के पास। तो अगर मैं मान लूं कि जो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एनर्जी जो है वो कितनी हो जाएगी? n kT। और ये किसके लिए? फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और सिंगल पार्टिकल के लिए कुल कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और यहां पर हमने कितनी बात की थी कि कुल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने? सिंगल पार्टिकल के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई? टोटल एनर्जी हो गई 3n kT। कितनी हो गई? 3n kT। ये टोटल एनर्जी की बात हो गई, यानी कि ये किसकी वैल्यू हो गई? U की वैल्यू हो गई, U की। अब आपने यहां पर पढ़ा कि जो CV बराबर है C लैटिस, और CV की वैल्यू किसके बराबर है? du/dt। तो CV जो है वो किसके इक्वल है? du/dt। तो यहाँ du अगर रख दो, यहाँ पर अगर वैल्यू रख दो तो ये क्या हो जाएगा? 3n kT। तो ये बन जाएगा 3nk, और R बराबर होता है, K बराबर होता है R/n।
एन का मतलब होता है आवोगाद्रो नंबर, आवोगाद्रो नंबर, और आर का मतलब होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो एन के को मैं रिप्लेस करके किससे लिखूंगा, आर से, तो सीवी बराबर क्या आ जाएगा, 3R। तो अकॉर्डिंग टू ड्यूलोंग पैटी, अकॉर्डिंग टू ड्यूलोंग पैटी, एक सॉलिड के लिए उसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है वो कितनी होती है, 3R होती है। अकॉर्डिंग टू ड्यूलोंग पैटी, एक सॉलिड के लिए जो उसकी स्पेसिफिक हीट है वो कितनी होती है, 3R, जिसको आप 3NK भी लिख सकते हो, के लिखा हुआ है के, वापस लिख देता हूं इसको मैं, NK, और NK को रिप्लेस किया मैंने किससे, R से। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? अब ड्यूलोंग पैटी लॉ के बाद जब इसका एक्सपेरिमेंटल कर्व बनाया गया, एक्सपेरिमेंटल कर्व है, एक्सपेरिमेंटल कर्व, तो इस एक्सपेरिमेंटल कर्व से हमें पता लगा कि जो ड्यूलोंग पैटी का लॉ है, ये हायर टेम्परेचर पर तो सही बात है, यानी कि ड्यूलोंग पैटी जो कह रहे हैं कि सीवी की वैल्यू 3R है, ये कब तक सही है, हायर टेम्परेचर पर। जैसे टेम्परेचर लो होगा, मतलब आप लो टेम्परेचर की तरफ जब आते हो तो जो सीवी की वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियली वेरी करना स्टार्ट कर देती है, वो एक्सपोनेंशियली चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके जो रिजल्ट निकले वो क्या निकले कि दिस लॉ इज वैलिड एट हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर मतलब हाई टेम्परेचर के ऊपर जो सीवी की वैल्यू है वो कितनी है, 3R है। बट एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर द वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट, वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट विद टेम्परेचर, is exponential, वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर इज एक्सपोनेंशियल, है ना। ये कैसा था, एक्सपोनेंशियल जो है इसका वो चेंज हुआ इसमें, और टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होकर कहां पहुंच रहा है, 0, एंड टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, एंड टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड टू 0। रिड्यूस टू 0। तो कहने का मतलब यह है कि जो ड्यूलोंग पैटी लॉ है वो हायर टेम्परेचर पर तो वैलिड रहा, हायर टेम्परेचर पर तो इसकी वैल्यू सही रही, पर लो टेम्परेचर पर ये लॉ क्या हो गया, फेल हो गया। तो IE एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर दिस लॉ फेल्स, लो टेम्परेचर पर ये लॉ क्या हो गया, फेल हो गया। क्लियर है यहां तक बात? तो अब ये फेल हो गया, तो इसको करेक्ट किया किसने, आइंस्टीन ने। तो दूसरा लॉ आया किसका, आइंस्टीन लॉ, आइंस्टीन लॉ। आइंस्टीन लॉ, आइंस्टीन ने क्या करेक्शन किया, आइंस्टीन ने थ्योरी चेंज कर दी। थ्योरी चेंज करने का मतलब, ड्यूलोंग पैटी जो है वो ये कंसीडर कर रहे थे कि ये जो स्पेसिफिक हीट है या जो ये सॉलिड है ये क्लासिकल मैकेनिक्स के बेस पर काम कर रहा है। आइंस्टीन ने कहा ये क्लासिकल मैकेनिक्स पर काम नहीं कर रहा, ये काम कर रहा है किस पर, क्वांटम मैकेनिक्स पर। और अगर ये क्वांटम मैकेनिक्स पर काम कर रहा है तो एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस ना होकर वो डिस्क्रीट है, बस उसने उसने इतना सा चेंज किया। तो आइंस्टीन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन
आइंस्टीन वाइब्रेशन ऑफ एटम्स आर according to quantum mechanics, according to quantum mechanics, and their energy distribution is not energy distribution is discrete instead of continuous, is discrete instead of continuous, मतलब कि यहां तो एनर्जी जो आ रही थी वो किसके फॉर्म में चल रही थी, हाफ के टी के फॉर्म में चल रही थी जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स में बात कर रहे थे। यहां पर जो एनर्जी चलेगी वो किसके फॉर्म में चलेगी, ई एन प्लस हाफ, जो हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का पढ़ा था, जो हमने क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा था, जो एनर्जी यहां पर चलेगी। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन एनर्जी जो है यहां पर वो किसके बराबर होगी, n प्लस 1/2 एच न्यू। इसके अकॉर्डिंग यहां पर एनर्जी चलेगी, एच कट ओमेगा होता है एच न्यू। इसके अकॉर्डिंग यहां पर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये डिस्क्रीट होगा, जो कि हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में पढ़ा। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली यहां पर सीवी की वैल्यू निकली, और सीवी की जो वैल्यू यहां पर निकल के आई वो 2 वैल्यू निकली। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आइंस्टीन देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सीवी। अब वो डेरिवेशन है, डेरिवेशन की हमें जरूरत नहीं है, तो उसने 2 वैल्यू निकाली सीवी की। तो एट हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर पर जो यहां पर सीवी की वैल्यू निकली वो निकली 3R, जो कि डिबाई कह रहा था, ये सही है ना, एज अकॉर्डिंग टू ड्यूलोंग पैटी, अकॉर्डिंग टू ड्यूलोंग एंड पैटी। तो ये वही वैल्यू आई जो ड्यूलोंग पैटी ने भी निकाली थी। और एट लो टेम्परेचर पर जो ये वैल्यू निकली, ये निकली 3R अपॉन थीटा ई इंटू थीटा ई अपॉन टी स्क्वायर, और ई टू द पावर माइनस थीटा ई अपॉन टी। लो टेम्परेचर पर जो वैल्यू आई सीवी की अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी वो ये आई। ठीक है, तो आइंस्टीन थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो सीवी है थीटा ई है, ये थीटा ई तो सीवी जो है वो प्रोपोर्शनल है ई टू द पावर -1 अपॉन टी के। तो टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन है स्पेसिफिक हीट का वो कैसा आ रहा है, एक्सपोनेंशियल आ रहा है, जो कि किसके केस में आ रहा था, वो वहां पर भी आ रहा था, किसके केस में, ड्यूलोंग पैटी के केस में भी। मतलब ड्यूलोंग पैटी और आइंस्टीन दोनों की थ्योरी अलग अलग है, पर दोनों के रिजल्ट सेम आए हाई टेम्परेचर के ऊपर। लो टेम्परेचर के ऊपर दोनों की कहानी अलग अलग हो गई, है ना। लो टेम्परेचर के ऊपर दोनों की कहानियां क्या हो गई, अलग अलग हो गई। क्लियर है यहां तक? यहां जो थीटा ई है, थीटा ई का मतलब है एच न्यू अपॉन के। थीटा ई का मतलब है एच न्यू अपॉन के। थर्ड जो थ्योरी आई वो आई डिबाइज लॉ। थर्ड जो हमारे पास लॉ आया वो आया डिबाई मॉडल। तो डिबाई ने क्या कहा कि आइंस्टीन और जो ड्यूलोंग पैटी है, या जो आइंस्टीन है, वो बात तो एकदम सही कर रहे हैं। उनके मॉडल में उन्होंने जो कहा है कि एनर्जी जो है वो क्वांटम एनर्जी है, ना कि वो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग है, वो बात सही है। पर उन्होंने एक गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी? आइंस्टीन और जो ड्यूलोंग पैटी है वो दोनों ही ये मानकर चल रहे थे कि जो पार्टिकल है, जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स के अंदर जो भी एटम्स हैं,
वो अपनी जगह पर इंडिविजुअली वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना। इंडिविजुअली वाइब्रेट करने का मतलब है कि ये एक सॉलिड है ऐसा मान लिया, और यहां पर कोई पार्टिकल है, तो ये अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहा है। अपनी जगह पर मतलब ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे ये अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहा होगा। इसके वाइब्रेशन का इस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा होगा, और इसके वाइब्रेशन का इस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा होगा। ये कौन मान रहा था? ये मान रहे थे ड्यूलोंग पैटी और आइंस्टीन, है ना। तो अकॉर्डिंग टू ड्यूलोंग पैटी एंड आइंस्टीन, अकॉर्डिंग टू ड्यूलोंग एंड आइंस्टीन, तो ड्यूलोंग पैटी और आइंस्टीन ये मान रहे थे कि ये जो पार्टिकल है इंडिविजुअली वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी जगह पर, और अपनी जगह पर ये वाइब्रेट कर रहे हैं, तो एक का दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। पर डिबाई ने क्या कहा, क्योंकि इन पार्टिकल्स के बीच में, इन एटम्स के बीच में जगह बहुत कम है, इन एटम्स के बीच में, इन पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन बहुत कम है, तो सेपरेशन बहुत कम होने की वजह से ये कपल्ड ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? कपल्ड ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हैं, कपल्ड ऑसिलेटर। और ये दोनों क्या कह रहे थे? ये दोनों कह रहे थे हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये दोनों कह रहे थे हार्मोनिक ऑसिलेटर, और ये कह रहा है किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? कपल्ड ऑसिलेटर। कपल्ड ऑसिलेटर का मतलब क्या हुआ? अगर ये वाइब्रेट करेगा अपनी जगह पर, ये अपनी जगह पर वाइब्रेट करेगा, तो इसका इफेक्ट इस पे भी आएगा, यानी कि यहाँ से एक वेव चलेगी, और वेव चलेगी तो ये यहाँ पर इसको इफेक्ट करेगा, फिर ये यहाँ से वेव चलेगी, तो इस तरह से ये सारे एक दूसरे से अटैच रहेंगे। एक का जो रिजल्ट है वो दूसरे को इफेक्ट करेगा, दूसरे का जो रिजल्ट है वो पहले को भी इफेक्ट कर रहा होगा। तो उसने ये चेंज कर दिया कि जो ये तुम मान रहे हो कि ये पार्टिकल्स या जो ये मॉलिक्यूल्स एटम्स हैं, ये अपनी जगह पर इंडिविजुअली वाइब्रेट कर रहे हैं, या ये कह लो कि ये एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ना होकर ये कपल्ड ऑसिलेटर है। और कपल्ड ऑसिलेटर है तो इसके ऑसिलेशन का अब एक दूसरे पर इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में इलास्टिक वेव्स जनरेट हो जाएंगी, और इनके बीच में इलास्टिक वेव्स जनरेट हो जाएंगी, तो फिर उसने जनरेट किया फॉर्मूला किसका? सीवी का। बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, उसकी हमें जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रहा हूं। तो उसने जो सीवी का फॉर्मूला बनाया, सबसे पहले बनाया उसने हायर टेम्परेचर पर, तो एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर उसका भी जो फॉर्मूला वो दोनों का आया था, वही फॉर्मूला इसका भी आ गया, कितना? 3R हाई टेम्परेचर पर। और एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर इसका जो फॉर्मूला आया वो आया CV इक्वल्स टू 234R और T अपॉन थीटा डी, थीटा डी क्यूब। यहां पर जो थीटा डी है, यहां पर जो थीटा डी लिखा हुआ है, वो थीटा डी बराबर है, जिस तरह से वहां पर एच न्यू अपॉन के था, तो यहां पर थीटा डी बराबर है, थीटा डी है जो एच न्यू एम अपॉन के। ठीक है, एच न्यू अपॉन के। और ये जो है इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर, है ना, तो कांस्टेंट है। तो यहां से सीवी की जो वैल्यू है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गई? टी क्यूब के। और इस लॉ को बोलते हैं टी क्यूब लॉ, टी क्यूब लॉ, और इसको सही माना गया। तो एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड वेरीज अकॉर्डिंग टू टी क्यूब लॉ, यानी कि टी की पावर क्यूब के अकॉर्डिंगली वो क्या करती है? वेरी करती है। तो एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड वेरीज एज टी क्यूब लॉ, टी क्यूब लॉ मतलब टी पावर 3 के ये प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्ट, और इसके अकॉर्डिंगली वेरी करती है। इसको डिबाई टी क्यूब लॉ भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिबाई टी क्यूब लॉ। तो ये 3 अलग अलग स्पेसिफिक हीट की थ्योरी आई। पहली जो थ्योरी आई उसके अकॉर्डिंग ड्यूलोंग पैटी के अकॉर्डिंग, ये क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड थी। इसके अकॉर्डिंगली इक्विपार्टीशन एनर्जी का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा। हर पार्टिकल की जो के पास जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, वाइब्रेशन की वजह से इंटरनल एनर्जी है हाफ KT, पर ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम कर रहा है, तो कुल एनर्जी हो गई KT। एक डायरेक्शन में कुल एनर्जी हो जाएगी NKT। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो कितना हो जाएगा? 3 NKT।
अगर CV बनाना है तो इसको टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, हमारे पास वैल्यू हो गई 3 NK को हमने लिख दिया R। देन उसके बाद ये जो लॉ है वैलिड रहा कहाँ पर, हाई टेम्परेचर पर। लो टेम्परेचर पर ये फेल हो गया क्योंकि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल कर्व स्पेसिफिक हीट वेरी कर रही थी एक्सपोनेंशियली। आइंस्टीन आए, आइंस्टीन ने कहा कि ड्यूलोंग पैटी ने एक गड़बड़ कर दी है। क्या गड़बड़ कर दी है कि जो थ्योरी यूज़ कर रहे हैं वो गलत है। थ्योरी उनके अकॉर्डिंगली क्वांटम थ्योरी यूज़ करनी है, यानी कि जो एनर्जी है उसका वेरिएशन कंटिन्यूस ना होकर डिस्क्रीट वेरिएशन है। और फिर उन्होंने अपने फॉर्मूला दिए CV के। हायर टेम्परेचर पर उनका जो फॉर्मूला आया वो आया 3R, जो कि सेम था ड्यूलोंग पैटी के। लो टेम्परेचर पर जो उनका फॉर्मूला आया वो एक्सपोनेंशियल टर्म्स में आ गया, यानी कि e⁻⁻1/t के प्रोपोर्शनल हो गई CV। डिबाई ने कहा आइंस्टीन जो बात कर रहे हैं वो सही बात कर रहे हैं, एनर्जी का जो वेरिएशन है वो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ही होगा, यानी कि डिस्क्रीट होगा। परंतु यहाँ पर ये गड़बड़ ये कर रहे हैं कि ये मान के चल रहे हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो इंडिविजुअली वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी कि वो एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह उसे ट्रीट कर रहे हैं। पर एक्चुअल में क्योंकि इनके बीच की जो सेपरेशन है वो बहुत कम है, तो ये जितने भी एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं कपल्ड ऑसिलेटर की तरह काम कर रहे हैं। कपल्ड ऑसिलेटर का मतलब क्या हो गया कि एक का जो वाइब्रेशन है दूसरे को भी अफेक्ट कर रहा होगा। तो अगर यहाँ पर चेंज किया जाए तो इसका फॉर्मूला सही आ सकता है। तो फिर उन्होंने फॉर्मूला निकाला अपना CV का। तो CV का तीनों का फॉर्मूला, चाहे वो आइंस्टीन है, चाहे वो ड्यूलोंग पैटी है और चाहे वो डेबाई है, तीनों का हाई टेम्परेचर के ऊपर सेम फॉर्मूला आया 3R। लो टेम्परेचर के ऊपर इनका फॉर्मूला आया जो कि वैलिड भी हो गया, जिसको एक्सपेरिमेंटली अगर चेक किया गया तो वो सही रिजल्ट दे रहा था। तो ये जो फॉर्मूला आया ये बना 234R T/D⁻³ और यहाँ पर ये 234R और θD ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। तो CV की जो वैल्यू है प्रोपोर्शनल हो गई T³ के। इसको T³ लॉ भी कहते हैं या इसको डिवाइड T³ लॉ भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? चलो एक दो क्वेश्चन बताओ। देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो बताता हूं मैं तुम्हें। द डिवाइड टेम्परेचर ऑफ अ मेटल, द डिवाइड टेम्परेचर of a metal is 450 Kelvin. Its Debye frequency in hertz is of the order of 10 power 11, B 10 power 13, C 10 power 16 और D 10 power 20। ये क्वेश्चन आया था DU 2015 में। देखो होगा कैसे, ये जो टेम्परेचर है ये वाला टेम्परेचर, इसको कहते हैं डिबाई टेम्परेचर। डिबाई टेम्परेचर, तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो θD इक्वल्स टू क्या होता है, h/m/K। न्यू का मतलब है फ्रिक्वेंसी, तो हमें फ्रिक्वेंसी निकालनी है। डिवाइड टेम्परेचर हमें दे रखा है 450 केल्विन, तो ये वैल्यू यहाँ पर रखो। तो न्यू डी आपको निकालना है, यानी कि न्यू एम, तो वो कितना हो जाएगा θD/K/H। θD की वैल्यू कितनी है 450 और K बोल्ट्जमान कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻⁻23 और H की वैल्यू होती है 6.64 × 10⁻⁻34। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.94 × 10⁻13 हर्ट्ज। 13 हर्ट्ज, तो 10⁻13 हर्ट्ज का ऑर्डर में ये आंसर आ गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ड्यूलोंग पैटी, specific heat of solid
ऑप्शन ए है इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऑप्शन बी है डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ऑप्शन सी है डिपेंड्स ऑन स्क्वायर ऑफ टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन स्क्वायर ऑफ टेम्परेचर। और ऑप्शन डी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये क्वेश्चन आया था DU 2016 में। अब देखो ड्यूलोंग पैटी की बात चल रही है, ड्यूलोंग पैटी। तो ड्यूलोंग पैटी क्या कहते हैं कि ड्यूलोंग पैटी के अकॉर्डिंगली CV किसके बराबर है 3R, तो ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। तो ड्यूलोंग पैटी की बात चल रही है, सिर्फ ड्यूलोंग पैटी। तो ड्यूलोंग पैटी के अकॉर्डिंग टू चाहे लो टेम्परेचर हो चाहे हाई टेम्परेचर हो, दोनों के लिए CV की वैल्यू कितनी थी 3R। तो यहां पर हमें पूछा है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड ड्यूलोंग पैटी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर पर डिपेंड करती है या नहीं करती। तो ये इसके अकॉर्डिंग तो ये डिपेंड ही नहीं करती, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट, द लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV ऑफ सॉलिड, ऑफ अ सॉलिड एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर T एज। ऑप्शन ए है CV प्रोपोर्शनल टू T, ऑप्शन बी है CV प्रोपोर्शनल टू T क्यूब, ऑप्शन सी है CV प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर, और ऑप्शन डी है CV प्रोपोर्शनल टू 1/T। हमें पूछा है लेटेंट हीट, लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट लो टेम्परेचर पर। लो टेम्परेचर पर कौन सा लॉ फॉलो होता है, डेबाई लॉ, डेबाई क्यूब लॉ है ना, डेबाई क्यूब लॉ। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, CV प्रोपोर्शनल टू T क्यूब, डेबाई डिबाई T क्यूब लॉ। कहां बात चल रही है, लो टेम्परेचर पर। यह क्वेश्चन आया है BHU 2015। क्लियर? इसी क्वेश्चन को 2013 में भी BHU में पूछा था, और कैसे पूछा था, अकॉर्डिंग टू डेबाई मॉडल, अकॉर्डिंग टू डेबाई मॉडल हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी CV एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर वेरीज एज ऑप्शन ए है T, ऑप्शन बी है T क्यूब, ऑप्शन सी है T⁻⁻1, और ऑप्शन डी है T⁻⁻2। तो ये क्वेश्चन आया था BHU में, और ये 2013 में आया था। क्वेश्चन रिपीट है 2013 और 15 का। आंसर यहां पर भी क्या आएगा, T क्यूब। क्लियर है यहां तक?
तो ये हो गया तुम्हारा सॉलिड स्टेट। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर। अच्छा वो क्या बोलते हैं उसको, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, उनको पढ़ते रहना। टोटल 7 लेक्चर है उसके, 3 मैंने अपलोड कर दिए, 4 और करने हैं, तो उनको करते रहना तुम लोग, है ना। तो कल मिलते हैं, अब कल स्टार्ट करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर से स्टार्ट करेंगे, है ना। और ये लेक्चर अभी अपलोड कर दूंगा मैं थोड़ी देर में। ठीक है भाई।